कोरोना वायरस महामारी ने हम सभी को इम्यूनिटी यानी कि रोग प्रतिरक्षा शक्ति का महत्व समझा दिया है। यही कारण है कि बाजार में इन दिनों इम्यूनिटी बढ़ाने वाले काढ़े और दूसरे प्रोडक्ट की बाढ़ सी आ गई है। हालांकि इम्यूनिटी कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसे 2-4 दिन में ही बढ़ाया जा सके, इसलिए इस प्रैक्टिस को लंबे समय तक जारी रखना पड़ेगा, तभी वायरस और दूसरी बीमारियों से बचाव संभव है। प्रकृति में बहुत सारी चीज़ें मौजूद है जो इम्यूनिटी बढ़ाने का काम करती हैं। कई ऐसे पौधे भी हैं जिनकी पत्तियों में एंटीवायरल गुण होते हैं। साथ ही ढेर सारे पोषक तत्व होते हैं जो इम्यूनिटी बढ़ाने का काम करते हैं। आइए हम आपको बताते हैं कि ऐसे ही 4-5 पौधे जिन्हें आप अपने घर में लगा सकते हैं और जो इम्यूनिटी बढ़ाने में आपकी मदद करेंगे। नंबर 1 है दोस्तों तुलसी का पौधा। तुलसी की पत्तियों को आयुर्वेद में बहुत महत्व और फ़ायदेमंद माना जाता है। हिंदू सभ्यता में भी इसका विशेष महत्व है। तुलसी की पत्तियों में एंटीवायरल, एंटीबैक्टीरियल और एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण होते हैं, इसलिए इसके सेवन से आपकी इम्यून शक्ति को बढ़ाने में मदद मिलती है। तुलसी की पत्तियों को आप खांसी, जुकाम और दूसरे तरह के वायरल इन्फेक्शन वाली बीमारियों से भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तुलसी की पत्तियों को रोज़ाना सुबह काली चाय में डालकर पीने से आपकी इम्यूनिटी बढ़ेगी। अगर आप पहले से कोई काढ़ा बनाकर पी रहे हैं तो उसमें तुलसी की 4-5 पत्तियां भी डाल लें, इससे फ़ायदा बढ़ जाएगा। तुलसी को बहुत देर तक पानी में नहीं उबालना चाहिए, इसलिए चाय बनाएं तो छानने से सिर्फ 3-4 मिनट पहले ही तुलसी की पत्तियां डालें। नंबर 2 है दोस्तों गिलोय के फ़ायदे। गिलोय एक ऐसा आयुर्वेदिक पौधा है जिस पर कोरोना वायरस के इलाज के लिए आयुर्वेदाचार्यों ने सबसे ज़्यादा भरोसा जताया है। गिलोय में किसी भी अन्य पौधे की अपेक्षा एंटीवायरल गुण बहुत ज़्यादा होते हैं, जिसके कारण ये एक गंभीर इन्फेक्शन को भी ख़त्म कर सकता है। आप घर में एक गमले में गिलोय का पौधा भी लगा सकते हैं। गिलोय के इस्तेमाल के लिए इसके तने को तोड़ें और थोड़े से पानी में उबाल लें। इसके बाद छानकर इस पानी का सेवन करें। मिठास के लिए इसमें शुद्ध ऑर्गेनिक शहद या फिर गुड़ डाल सकते हैं। गिलोय पीने से इम्यून सिस्टम को बहुत ही फ़ायदा मिलता है। गिलोय का ज़्यादा सेवन न करें, दिन में 2 बार पीना ठीक रहेगा, इससे ज़्यादा नहीं। नंबर 3 है दोस्तों एलोवेरा का पौधा। एलोवेरा सर्वगुण संपन्न पौधा है जिसे ब्यूटी से लेकर रोगों को ठीक करने तक कई रूपों में प्रयोग किया जाता है। एलोवेरा की पत्तियों में भी ढेर सारे औषधीय गुण मौजूद होते हैं जो आपको वायरस और इन्फेक्शन से बचा सकते हैं, इसलिए आपके घर में एलोवेरा का पौधा ज़रूर होना चाहिए। इसका इस्तेमाल आप त्वचा और बालों की समस्याओं में भी कर सकते हैं। इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए एलोवेरा की पत्ती का एक छोटा सा टुकड़ा लें और इसके छिलके को उतार कर तेल अलग कर लें। अब इसे गुनगुने पानी के साथ जेली वाली टॉफ़ी की तरह खा लें। एलोवेरा का इस्तेमाल भी बहुत ज़्यादा नहीं करना चाहिए। आप चाहें तो अपनी डिशेज में भी ताज़ा से निकाला हुआ एलोवेरा जेल डाल सकते हैं। ध्यान रखें पैकेट बंद एलोवेरा जेल कभी भी ना खाएं। नंबर 4 है दोस्तों गेहूं का पौधा। लिस्ट में गेहूं का पौधा सुनकर आपको हैरानी हो सकती है, लेकिन जब आप व्हीट क्रॉस के फ़ायदे पढ़ेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे। गेहूं को बोने के लिए बहुत अधिक स्पेस की ज़रूरत नहीं है। एक खाली गमले में 1 मुट्ठी गेहूं भी डाल सकते हैं तो उससे भी काफ़ी पौधे उग जाएंगे। गेहूं की पत्तियों में क्लोरोफिलिक्स, मैग्नीशियम, जिंक और आयरन की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, जिसके कारण वे इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए जाने जाते हैं। गेहूं की पत्तियों को इस्तेमाल करने के लिए 8 से 10 पौधों को जड़ सहित उखाड़ लें और इसे अच्छी तरह से धो लें। अब इसको थोड़ा सा पानी डालकर जड़ सहित पीस लें और इसका जूस जैसा बनाकर पिएं। ध्यान रखें कि इसे पीने के बाद 1 घंटे तक कुछ भी न खाएं। और नंबर 5 है दोस्तों नीम का पौधा। नीम के फ़ायदे बहुत हैं। नीम की पत्तियां कड़वी जरूर होती हैं, मगर इसके औषधीय गुणों को देखें तो इसका कड़वापन आपके लिए ज़रूरी हो जाता है। नीम में पावरफुल एंटीबैक्टीरियल गुण होते हैं
नीम की पत्तियों का सेवन करने से भी शरीर का इम्यून सिस्टम मजबूत होता है और शरीर में रोगों और बीमारियों से लड़ने की क्षमता बढ़ती है। नीम का जूस पीने से खून की सफाई भी होती है, जिससे त्वचा पर चमक आती है और कील मुहासों की समस्याएं भी दूर होती हैं। आप चाहे तो नीम की पत्तियों को उबालकर इसका पानी पी सकते हैं या फिर नीम को पीसकर इसका जूस भी पी सकते हैं। नीम के बोनसाई पौधे को आप घर में गमले में लगा सकते हैं। अगर घर बड़ा है तो आप इसके पास जगह ज़्यादा है तो आप इसका नीम का पेड़ ही लगाएं। ये थे दोस्तों इम्यूनिटी बढ़ाने वाले 5 पौधे। धन्यवाद दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को अपने मित्रों के साथ फेसबुक, व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम सोशल मीडिया पर शेयर ज़रूर करें। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स। जय हिंद। आप लोगों ने ऐसे बहुत मामले देखे या सुने होंगे जिसमें दहेज की वजह से लड़की ने अपनी जान दे दी या फिर दहेज के कारण ससुराल वालों ने लड़की को घर से निकाल दिया। लेकिन आज हम आपको जिस मामले के बारे में जानकारी देने वाले हैं, यह मामला पूरे देश के लिए एक मिसाल बनकर सामने आया है। यह मामला हरियाणा का है, जहां पर हाल ही में एक ऐसी शादी हुई है जिसकी तारीफ करते हुए लोग थक नहीं रहे हैं। खासतौर से दूल्हे ने शादी से पहले जो मांग रखी थी उसके संबंध में कहा जा रहा है कि अब समाज को ऐसे मामलों पर गंभीरता से सोच विचार करना चाहिए। अगर आप इस शादी के बारे में सुनेंगे तो आप भी काफ़ी हैरान हो जाएंगे, क्योंकि यह शादी मात्र 1 रुपये में पूरी हो गई है। आप सभी लोग बिल्कुल सही सुन रहे हैं, यह शादी मात्र 1 रुपये में पूरी हो गई है, क्योंकि इसमें किसी प्रकार की कोई फिजूल खर्ची नहीं हुई थी। बस दूल्हा अपने कुछ रिश्तेदारों के साथ बारात लेकर आया था और उसके बिना किसी दहेज या नकदी के विवाह किया। दरअसल यह शादी हरियाणा के सिरसा स्थित आदमपुर इलाके में हुई थी, जो कि पूरे समाज के लिए एक नया संदेश छोड़ गई है। दूल्हा बलेंदर ने शादी से पहले ही अपनी शर्त रख दी थी कि वह ना तो दहेज लेगा और ना ही किसी किस्म की भी फिजूल खर्ची को बढ़ावा देगा, ना ही फालतू की रस्मों में खर्चा करेगा। इतना ही नहीं बल्कि दूल्हे ने यहाँ तक कि कहा कि उन्होंने अपनी लड़की दे दी है, यही बहुत है। इस पर दुल्हन कांता और उनके परिजन सहमत हो गए थे। पहले दुल्हन को परिजन को 4 करोड़ रुपए दहेज के रूप में देने वाले थे, परंतु जब दूल्हा बलेंदर अपने कुछ गिने चुने रिश्तेदारों के साथ बारात लेकर आया तो उन्होंने भेंट के रूप में सिर्फ 1 रुपये और नारियल ही स्वीकार किया। शादी पर स्थानीय लोगों ने कहा है कि यदि समाज में हर परिवार ऐसी ही पहल करे तो न सिर्फ हालात सुधरेंगे बल्कि बेटियों की शिक्षा पर भी अधिक ध्यान दिया जा सकता है। खबरों के अनुसार ऐसा बताया जा रहा है कि दूल्हा चूली खुर्द गांव का रहने वाला है और इनके पिताजी का नाम छोटू राम खोखर है और माताजी का नाम संतोष है। वहीं भजनलाल की पुत्री कांता खैरमपुर से है। दूल्हा दुल्हन उच्च शिक्षित हैं। बलेंदर ने अपने गांव में भी शादी को लेकर किसी प्रकार का भी कोई दिखावा नहीं किया। धन्यवाद दोस्तों, वीडियो को शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। सब्सक्राइब करने का बटन वीडियो के नीचे लाल अक्षरों में लिखा हुआ है और सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है। फ्रेंड्स दोस्तों, जो हमारे चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने गले फटे नोटों पर गाइडलाइन बनाई हुई है। आरबीआई की गाइडलाइन के मुताबिक ही बैंकों को गले फटे नोटों पर फैसला लेना होता है। इस तरह के नोटों पर अक्सर लोगों के बीच में भ्रम होता है कि मसलन नोट बदले जाएंगे या नहीं, नोटों के बदले कितने रिफंड मिलेगा या रिफंड मिलेगा भी या नहीं। लोगों के बीच इस भ्रम को दूर करने के लिए आरबीआई ने स्पष्ट गाइडलाइन के जरिए बैंकों को निर्देश दिए हुए हैं। नियमों के मुताबिक 1 रुपये से लेकर 20 रुपये तक के नोट फट जाते हैं तो पूरा पैसा वापस होता है। वहीं अगर 50 रुपये से लेकर 2000 रुपये तक के नोट बदलने के लिए अलग अलग नियम हैं। अगर नोट ज़्यादा फटा हो तो आधा पैसा और कम फटा हो तो पूरा रिफंड दिया जाता है। आरबीआई के मुताबिक 50 रुपये के नोट का क्षेत्रफल अगर 79.10 सेंटीमीटर है तो अगर नोट 72 वर्ग सेंटीमीटर क्षेत्रफल सही है तो ग्राहक को पूरा पैसा मिलेगा। अगर क्षेत्रफल में 36 वर्ग सेंटीमीटर क्षेत्रफल सही सलामत है तो ग्राहक को आधा पैसा मिलता है।
इसी तरह अगर 100 रुपये के नोट का कुल क्षेत्रफल 93.72 सेंटीमीटर और अगर इस नोट का 75 वर्ग सेंटीमीटर का क्षेत्रफल सही है तो पूरा पैसा मिलेगा। वहीं अगर 38 वर्ग सेंटीमीटर क्षेत्रफल सही सलामत है तो आधा पैसा मिलेगा। इसी तरह दोस्तों 2000 रुपये के नोट का कुल क्षेत्रफल 109.56 वर्ग सेंटीमीटर है। अगर बैंक के पास कोई ग्राहक 88 वर्ग सेंटीमीटर क्षेत्रफल के साथ फटा हुआ नोट लेकर आता है तो उसे पूरा रिफंड दिया जाएगा, यानी नोट के बदले नया नोट मिलेगा। वहीं अगर नोट के कुल क्षेत्रफल का 44 वर्ग सेंटीमीटर ही सही सलामत है तो रिफंड के बदले में सिर्फ आधी रकम ही दी जाएगी। धन्यवाद दोस्तों। इतनी वैल्यू के नोट फट जाते हैं तो इतना पैसा मिलेगा। ये जानकारी मैंने आपको दी, इसे शेयर जरूर करें ताकि अन्य दोस्तों को पता चल सके। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम। भारत के लगभग हर किचन में आपको प्याज मिल जाएगा। यह हमारी सब्जियों में डालने वाला लोकप्रिय खाद्य पदार्थ है। इसके बिना सब्जी का स्वाद फीका रह जाता है। कई लोग तो प्याज को सलाद के रूप में भी खाते हैं। अक्सर प्याज काटते समय हम लोग उसके छिलकों को कचरे के डिब्बे में फेंक देते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि प्याज के इन छिलकों में कई चमत्कारी गुण छिपे होते हैं। प्याज के छिलके हमारे शरीर, स्किन और बालों के लिए बहुत ही फायदेमंद होते हैं। आज हम आपको इनके फ़ायदों और उपयोग से रूबरू करवाएंगे। आइए जानते हैं प्याज के छिलकों के फ़ायदे। डेंगू के मच्छर। घर में घुसने वाले मच्छरों की वजह से डेंगू और मलेरिया जैसी बीमारियां पनपती हैं। ऐसे में घर में इन मच्छरों को घुसने से रोकने के लिए प्याज के छिलकों को रात भर पानी में भिगो कर रख दें। अब इस पानी को एक थाली में डालकर घर के खिड़की और दरवाज़ों पर रख दें। इस पानी की महक इतनी तीखी होती है कि मच्छर और अन्य कीड़े मकोड़े घर में नहीं घुसते हैं। नंबर 2 है इम्यून सिस्टम। प्याज के छिलके शरीर की इम्यून पावर यानी कि रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में सहायता करते हैं। एक रिसर्च के मुताबिक प्याज के अंदर फलों से भी ज़्यादा मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट होता है, जो शरीर के इम्यून पावर को बढ़ाकर हमें बीमारी फैलाने वाले कीटाणुओं से बचाता है। नंबर 3 है दाग धब्बे मिटाएं। प्याज को छिलके सहित पीसकर उसका रस निकाल लें। अब इस रस में हल्दी मिलाकर इसे चेहरे पर लगाएं। आप चाहें तो डायरेक्ट प्याज के छिलकों पर हल्दी डालकर इसे फेस पर रगड़ सकते हैं। ऐसा आप हफ्ते में 3 बार कर सकते हैं। इस उपाय से चेहरे के दाग धब्बे साफ हो जाते हैं। बालों के लिए प्याज के छिलकों से बालों की मालिश करने से बाल काले, घने और मजबूत बनते हैं। आप चाहें तो इन छिलकों का रस निकाल कर भी बालों पर लगा सकते हैं। माइग्रेन यानी कि आधा सिर दर्द। जिन लोगों को आधे सिर दर्द यानी कि माइग्रेन की समस्या होती है उन्हें प्याज के छिलकों को सूंघना चाहिए। ऐसा करने से इस बीमारी में आराम मिलता है। डिटॉक्स। प्याज के छिलके शरीर के विषैले पदार्थ को बाहर निकालने का कार्य भी करते हैं। इसके अंदर एंटी बैक्टीरियल गुण होते हैं। प्याज के छिलकों की सहायता से हवा में फैले कीटाणुओं से बचा जा सकता है। इसके अंदर इन कीटाणुओं को सोखने की गजब की ताकत होती है। यदि कोई व्यक्ति घर में बीमार है तो उसके पास रात में प्याज और उसके छिलके रख दें। सुबह तक ये बीमार व्यक्ति के कीटाणुओं को सोख लेंगे। सूजन और जलन कम कर सकते हैं। यदि आपके शरीर के किसी भी भाग में सूजन आ गई है या कोई भाग जल गया है तो आप आराम पाने के लिए प्याज के छिलकों को उस जगह पर आहिस्ता से रगड़ें, जल्द आराम मिलेगा। धन्यवाद दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को शेयर जरूर करें। ये थे प्याज के छिलकों के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद। जिस घर में लगे होते हैं ये 5 पौधे, उसका हर सदस्य हमेशा रहेगा कंगाल। घर में ज्योतिष एवं वास्तु के अनुसार हमें उचित पौधे लगाने चाहिए ताकि हमें हर परेशानी से छुटकारा मिल सके। लेकिन हम कई बार कुछ गलत प्लांट अपने घर में लगा देते हैं जिसे नकारात्मक ऊर्जा हावी हो जाती है। तो चलिए आज हम आपको बताते हैं कि वह कौन से ऐसे पौधे हैं जो हमारे वास्तु को प्रभावित करते हैं और एक नकारात्मक ऊर्जा को बढ़ावा देते हैं। नंबर 1 है कांटेदार पौधे। घर में कभी भी कांटेदार पौधे नहीं लगाने चाहिए, क्योंकि कांटेदार पौधे
हमारे वास्तु को प्रभावित करते हैं और एक नकारात्मक ऊर्जा को बढ़ावा देते हैं। इसलिए घर में हमेशा कांटेदार पौधे लगाने से बचें। और इस तरह के पौधे घर के छोटे बच्चों को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं, इसलिए घर में कांटेदार पौधे लगाने से बचना चाहिए। नंबर 2 है दूध वाले पौधे। अपने घर में कभी भी दूध वाले पौधे नहीं लगाएं, क्योंकि इनमें से जो दूध निकलता है वह हमारे स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं होता है। अगर गलती से कोई बच्चा या बड़ा इनके दूध का सेवन कर ले तो यह हमारे शरीर के अंदर विष पैदा हो सकता है, इसलिए इनके दुष्प्रभाव से बचने का प्रयास करें। नंबर 3 है मुरझाए हुए पौधे। हमारे घर में अक्सर गमलों में लगे हुए पौधे सूख या मुरझा जाते हैं। ऐसी स्थिति में पौधों को घर से बाहर निकाल दें। हम जब भी घर में मुरझाए हुए पौधों को देखेंगे तो हमारे स्वभाव में परिवर्तन आ सकता है, इसलिए घर में कभी भी सूखे हुए पौधे ना रखें, उन्हें तुरंत बाहर निकाल दें। नंबर 4 है बोनसाई पौधे। यह वह पौधे हैं जो किसी भी बड़े पेड़ का छोटा रूप होते हैं। इनको वैज्ञानिक तरीके से बढ़ने से रोक दिया जाता है। इस तरह के पौधे भी हमारे चारों तरफ नकारात्मक ऊर्जा को बढ़ावा देते हैं, इसलिए इस तरह के पौधे लगाने से हमें बचना चाहिए। नंबर 5 है दोस्तों ये बबूल का पेड़। यह एक कांटेदार पेड़ होता है जो बड़ा होकर वृक्ष बनता है, इसलिए इस तरह के पौधे घर में लगाने का सवाल ही नहीं उठता। फिर भी कोई बोनसाई करके घर में लाने की सोच रहा है तो इसे बिल्कुल ना लगाएं, क्योंकि यह वास्तु की दृष्टि से ठीक नहीं रहता है। ऐसे पौधे हमें नुकसान भी पहुंचा सकते हैं, क्योंकि इनके कांटे बड़े ही हानिकारक होते हैं। वीडियो को शेयर जरूर करें दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब करने का बटन वीडियो के नीचे लाल अक्षरों में लिखा हुआ है, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को जरूर दबाएं। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स। हेलो फ्रेंड्स, दोस्तों जो हमारे चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है। सब्सक्राइब करने का बटन वीडियो के नीचे लाल अक्षरों में लिखा हुआ है। गाभिन भैंस की इस तरह से करें देखभाल, घाटा बिल्कुल नहीं होगा। गर्भावस्था में पशुओं को खास देखभाल की जरूरत होती है। गर्भकाल के अंतिम 3 महीनों में पशुपालक कुछ बातों का विशेष ध्यान रखकर नुकसान से बच सकते हैं। कोरोना के चलते पिछले कुछ महीनों में बहुत सारे काम प्रभावित हुए हैं। पशुपालन भी उनमें से एक ही है। गाय भैंस पशुपालन में बहुत ध्यान देने की जरूरत होती है। खासकर गर्भावस्था में खास ख्याल रखना होता है। थोड़ी ही लापरवाही से बहुत ही बड़ा नुकसान हो सकता है। पशुपालन व्यवसाय के लिए भैंस को हर 12 से 14 महीने बाद ब्याना चाहिए और लगभग 10 महीने तक दूध भी देना चाहिए, लेकिन आमतौर 2 ब्यात के बीच में 14 से 16 महीनों का अंतर होता है, और यह रखरखाव और पशुओं को दिए जाने वाले आहार पर निर्भर करता है। भैंस में 2 पूर्वकाल के बीच का समय 60 से 90 दिनों तक होना चाहिए। इस बीच दूध उत्पादन के समय हुई पोषक तत्वों की कमी की भरपाई और घर में पलने वाले पोषण की जरूरत होती है। गर्भकाल के अंतिम 3 महीने में अतिरिक्त पोषक तत्वों की जरूरत होती है। इस समय भैंस का वजन 20 से 30 किलो तक बढ़ जाता है। इस समय संचित पोषक तत्वों से ब्याने के बाद के दूध उत्पादन में मदद मिलती है। गर्भावस्था के आखिरी 3 महीनों में नियमित आहार के साथ ही 2 किलो ऊर्जायुक्त दाना मिश्रण देना चाहिए, जिससे गर्भ में पल रहे बच्चों को उचित पोषण मिल सके। ब्याने से पहले से अतिरिक्त पोषक तत्वों को पशु अपने शरीर में जमा कर लेता है और ब्याने के पश्चात दूध उत्पादन में उपयोग करता है। गर्भकाल के आखिरी 3 महीनों में देखभाल इसका काल या अवस्था में भैंस को दौड़ाने या अधिक चलने से बचाना चाहिए, और चरने के लिए भी दूर नहीं भेजना चाहिए। भैंस कहीं फिसल न जाए, इसलिए उसे फिसलने वाली जगहों पर भी नहीं जाने देना चाहिए, और चिकने फर्श पर या घास फूस वाल बिछाकर रखना चाहिए। गर्भवती भैंस को दूसरे अन्य पशुओं से लड़ने मत दीजिए। भैंस के आहार में 1 किलोग्राम अतिरिक्त दाना देना जरूरी है। दाने में 1% नमक व नमक रहित खनिज लवण भी दीजिए। पीने के लिए स्वच्छ व ताज़ा पानी ही हर समय देना चाहिए। गर्मी के मौसम में भैंस को दिन में 2 से 3 बार नहलाएं व तेज धूप से बचाएं। भैंस के बांधने की जगह अगले पैरों की तरफ नीचे और पिछले पैरों की तरफ ऊंची होनी चाहिए।
यदि बांधने की जगह इसके उल्टी है तो गाभिन भैंस में फूल या गर्भाशय दिखने की समस्या बढ़ जाती है। गर्भकाल के आखिरी 3 महीनों में भैंस को तालाब में लेटने के लिए भी नहीं ले जाना चाहिए। जल्दी ब्याने वाली भैंस का आवास अलग होना चाहिए और इसके लिए उसे 100 से 120 वर्ग फुट ढका क्षेत्र और 180 से 200 वर्ग फुट खुला क्षेत्र जरूर देना चाहिए। गर्भकाल के आखिरी माह में प्रबंधन कैसे करें, आइए इन बातों का ध्यान रखते हैं। दोस्तों, वीडियो को लाइक करें और शेयर करना ना भूलें ताकि अन्य दोस्त भी, किसान भाई, पशुपालक भी इससे लाभ ले सकें। यदि भैंस दूध दे रही है तो भैंस का दोहन बंद कर देना चाहिए। ब्याने से 2 महीने पहले भैंसों का दूध निकालना बंद कर देना चाहिए, नहीं तो बच्चा कमज़ोर होगा और अगले ब्यान में पशु दूध भी बहुत ही कम देगा। भैंसों की प्रजनन अक्षमता भी प्रभावित होती है। भैंस को प्रसव तक 2 से 3 किलोग्राम दाना प्रतिदिन दीजिए। यदि उसे कब्ज रहता है तो अलसी का तेल पिलाएं। ब्याने के 20 से 30 दिन पहले भैंस को दस्तावार आहार जैसे गेहूं का चोकर, अलसी की खल आदि दाने में खिलाएं। यदि हरा चारा पशु प्रचुर मात्रा में उपलब्ध हो तो इस मिश्रण की आवश्यकता नहीं पड़ती। अगर संभव हो तो गाभिन भैंस को दूसरे पशुओं से अलग रखिए ताकि उसकी देखरेख भली भांति हो सके। गाभिन भैंस को उन पशुओं से दूर रखना उचित होगा जिनका गर्भ गिर गया हो। प्रथम बार ब्याने वाली भैंस के शरीर पर हाथ फेरते रहना चाहिए और पैर रखते रहना चाहिए। भैंसों में प्रसव के पूर्व लक्षण इस प्रकार हैं। प्रसव के 2-3 दिन पहले कुछ पशु सुस्त हो जाते हैं और दूसरे पशु से अलग रहने लगते हैं। पशु आहार लेना भी कम कर देते हैं। प्रसव से उसके पेट की मांसपेशियां सिकुड़ने और बढ़ने लगती हैं। पशु को पीड़ा शुरू हो जाती है। योनि द्वार में भी सूजन आ जाती है और योनि से कुछ लसलसा पदार्थ आने लगता है जिसे हम मोटा जरा कह देते हैं। पशु का आयन सख्त हो जाता है और पशु के कूल्हे की हड्डी वाले हिस्से के पास 2 से 3 इंच का गड्ढा भी पड़ जाता है। पशु बार बार पेशाब करता है। पशु अगले पैरों से मिट्टी को कुरेदने लगता है। प्रसव काल में यानी कि भैंस की ब्याने की अवस्था में भैंस की देखभाल किस तरह से करनी चाहिए, आइए जानते हैं। दोस्तों, जो हमारे चैनल में नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है। सब्सक्राइब करने का बटन वीडियो के नीचे लाल अक्षर में लिखा हुआ है। जहाँ तक हो सके प्रसव के समय पशु के आसपास किसी प्रकार का शोर नहीं होने देना चाहिए और न ही पशु के पास अनावश्यक किसी को जाने दीजिए। जल थैली दिखने के 1 घंटे बाद यदि बच्चा बाहर न आए तो बच्चे को निकलने में पशु की सहायता के लिए अनुभवी और योग्य पशु चिकित्सक की मदद लें। बच्चे के बाहर आ जाने पर उसे भैंस द्वारा चाटने दीजिए ताकि वह सूख जाए। आवश्यकता हो तो बच्चे को साफ और नरम तौलिए से कपड़े या फिर किसी अन्य कपड़े से अच्छी तरह से पोंछ दीजिए ताकि उसके शरीर पर लगा सारा श्लेष्मा साफ हो जाए। प्रसव के बाद जेर गिराने का पूरा ध्यान रखिए और जब तक जेर गिर न जाए भैंस को खाने में कुछ मत दीजिए। सामान्यतः जेर निष्कासन में 6 से 8 घंटे का समय लगता है। जेर न गिरने पर पशु चिकित्सक की सहायता लीजिए। भैंस को काफ़ी देर हो जाए तो जेर न गिरने में हरा चारा दे सकते हैं क्योंकि हरे चारे में गर्मी होती है जिससे जेर जल्दी गिर जाती है। प्रसव के बाद जननांगों के बाहरी भाग, कोख और पूंछ को गुनगुने साफ पानी से, जिसमें पोटेशियम परमैंगनेट के कुछ दाने पड़े हों या नीम की पत्ती के उबले हुए पानी से धो दीजिए। इसके पश्चात पशु को गर्म पेयजल जिसमें गुड़ का घोल, चोकर आधा किलोग्राम या नमक पड़ा हो तो पीने के लिए दीजिए। यह पेय भैंस को दिन में 2 दिन तक सुबह और शाम तक देते रहना चाहिए। भैंस को 2 दिन तक गुड़ व जौ का दलिया भी खिलाना चाहिए, जो 2 दिन के बाद धीरे धीरे चोकर की मात्रा बढ़ाते हुए चूनी व खली आदि मिलाकर बना हुआ दाना थोड़ी थोड़ी मात्रा में खिलाना प्रारंभ करें। 15 से 20 दिन बाद दूध की मात्रा के अनुसार दाना देना प्रारंभ कर दें। ब्याने के पश्चात भैंस की नहीं बल्कि बछड़े या बछड़ी की देखरेख भी ठीक प्रकार से करें। थोड़ी सी असावधानी से पशुओं में जनन संबंधी रोग उत्पन्न हो जाते हैं। प्रसव के बाद भैंस की देखरेख अच्छी तरह से होनी चाहिए।
ताकि किसी भी प्रकार का जनन रोग उत्पन्न न हो, दूध देने की अक्षमता बनी रहे और पशु समय पर गर्मी में आकर गाभिन हो जाए। आमतौर पर पशु को ब्याने के बाद 2 से 6 घंटे के अंदर जेर गिरा देना चाहिए, लेकिन कमज़ोर पशुओं में या बच्चेदानी में रोग होने और प्रसव के समय अधिक पीड़ा के कारण जेर बच्चेदानी से अलग नहीं हो पाती और यह बच्चेदानी के अंदर ही रह जाती है। कभी कभी जनन अंगों में किसी रुकावट के कारण जेर शरीर से बाहर नहीं गिरती और बच्चेदानी में ही सड़ती रहती है। यह विकार विटामिन ए या आयोडीन की कमी के कारण भी हो सकता है। यदि पशु ब्याने के बाद समय से जेर नहीं गिराए तो घबराना नहीं चाहिए और न ही किसी अनुभवहीन व्यक्ति से जेर बाहर निकलवानी चाहिए। इससे बच्चेदानी में जेर के टूटने से रक्त भी बह सकता है और हाथ डालने के कारण विषाणु बाहर से बच्चेदानी में प्रवेश कर सकते हैं, जिससे बच्चेदानी में सूजन और मवाद पड़ सकती है। इस कारण पशुओं का मध चक्कर अनियमित रहने के साथ साथ पशु समय पर गर्मी में भी नहीं आते हैं। ऐसे में पशुओं में गर्भधारण करने में बहुत समय लग जाता है। ऐसी दशा में योग्य पशु चिकित्सक से संपर्क करना चाहिए तथा उनके निर्देशानुसार ही पशु का उपचार करना चाहिए। अधिक जानकारी के लिए दोस्तों कृषि विज्ञान केंद्र के वरिष्ठ वैज्ञानिक एवं अध्यक्ष से संपर्क करें। धन्यवाद दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को शेयर करना ना भूलें ताकि अन्य किसान भाई पशुपालक भी इस वीडियो से लाभ ले सकें और सही जानकारी मिल सके और अपनी भैंस की देखभाल करके घाटे से बच सके। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद। हेलो फ्रेंड्स, दोस्तों जो हमारे चैनल बने हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को शेयर और लाइक जरूर करें। मध्य प्रदेश के धार जिले के गांव सिरसौदा का विनोद चौहान मालामाल हो गया है, वो भी रबी की फसलों के एक ही सीजन में। विनोद के खेत में उपजे गेहूँ की एक साथ 12 राज्य मांग कर रहे हैं। वजह यह है कि विनोद ने परंपरागत खेती के बजाय लीक से हटकर खेती की है। दोस्तों वीडियो को शेयर जरूर करें, वीडियो पूरा देखें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है। सब्सक्राइब करने का बटन वीडियो के नीचे लाल अक्षरों में लिखा हुआ है। मध्य प्रदेश के धार में किसान के लिए सोना साबित हुए हैं काले गेहूं की खेती। विनोद चौहान की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। दरअसल विनोद ने सामान्य गेहूं के बजाय काले गेहूं की खेती की है, जिसने इनकी किस्मत बदल दी। काला गेहूं सोना बन गया है। किसान विनोद चौहान ने अपनी 20 बीघा ज़मीन में काला गेहूं बोया था। जब फसल पककर तैयार हुई तो विनोद चौहान की खुशी का ठिकाना नहीं रहा, क्योंकि अब उनके पास इस दुर्लभ काले गेहूं को खरीदने वालों की 12 राज्यों से डिमांड आ रही है। सामान्य गेहूं से दोगुनी कीमत पर यह गेहूं बिक रहा है। मीडिया से बातचीत में विनोद चौहान बताते हैं कि उन्होंने अपनी 20 बीघा ज़मीन में 5 क्विंटल काला गेहूं की बुआई की थी। 200 क्विंटल काले गेहूं की बम्पर पैदावार हुई है। इस गेहूं को खरीदने के लिए उनके पास कई राज्यों से लगातार कॉल आ रहे हैं, क्योंकि काला गेहूं में सामान्य गेहूं से ज़्यादा आयरन की मात्रा होती है, ज़्यादा पौष्टिक होता है। यही वजह है कि काला गेहूं सामान्य गेहूं से दोगुनी कीमत पर बिक रहा है। यह लीक से हटकर काले गेहूं की खेती करने का तरीका विनोद चौहान ने यूट्यूब से सीखा है। विनोद खेती में कुछ अलग करना चाहते थे। यूट्यूब पर इन्हें काले गेहूं की खेती के बारे में पता चला। इसके बाद विनोद ने कृषि विशेषज्ञों से संपर्क किया, फिर 20 बीघा से काले गेहूं की खेती की शुरुआत की। मध्य प्रदेश कृषि विभाग के उप संचालक RL जामरे कहते हैं कि काले गेहूं की बुआई की प्रक्रिया अभी तो खुद कृषि विभाग ने शुरू नहीं की है। विनोद चौहान ने इस खेती को अपनाया है, परिणाम शानदार रहे हैं। ऐसे में कृषि विभाग किसान विनोद चौहान से काले गेहूं की खेती के गुण सीखेंगे। यह गेहूं डायबिटीज वालों के लिए भी बहुत ही फ़ायदेमंद है। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद।